जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 में से एक टॉपिक पढ़ना है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, या डी ब्रोगलीज वेव पार्टिकल डुअल नेचर कॉन्सेप्ट। दोनों में से जो मर्जी आप कह लें, वो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर, यूं कह लें आप, या फिर वेव पार्टिकल डुअल नेचर, या डी ब्रोगलीज इक्वेशन कह लें। ठीक है, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बुनियाद रखी थी कि हर चीज जो मूव करती है, यानी कि जो रेडिएशन है वो जो निकलती है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स निकलती है। वो जो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स हैं, उनकी एक फिक्स एनर्जी भी होगी, फिक्स मोमेंटम भी होगा। इसलिए हमने कहा था पार्टिकल्स हैं। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हमने क्या नाम दिया था? पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स को हमने मतलब ऐसे समझा था कि वेव जो है वो किस शक्ल में जा रही है? पार्टिकल की शक्ल में जा रही है। इसका मतलब यहां से हमें ये आइडिया मिलता है कि अगर वेव की शक्ल में वेव पार्टिकल की शक्ल में जा सकती है, तो क्या पार्टिकल्स वेव की शक्ल में नहीं जा सकते? ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें इसने डिटेल दी है। अब सुनिएगा। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू किसके? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक लाइट मूव in the form of waves as well as in particles। किस फॉर्म में जाती है? पार्टिकल्स की फॉर्म में जाती है। वो पार्टिकल्स को हमने नाम दिया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने उसको कहा था फोटोन। उसे हमने क्या कहा था? फोटोन। कि वो फोटोन की फॉर्म में क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमें इतना तो बता देते हैं कि जो लाइट है या वेव है, वो वेव की शक्ल में भी जाती है, और साथ में कौन सी शक्ल जाती है? पार्टिकल की शक्ल में भी जाती है। तो सुनिए, दिस आइडिया was extended by de Broglie on material particles। ठीक है, डी ब्रोगली ने यही वाला आइडिया किस पे लगा दिया? मटेरियल पार्टिकल पे। मटेरियल पार्टिकल पे चेक किया, उसने कहा चलो ठीक है, वो बात तो हमें समझ आ गई। क्या मटेरियल पार्टिकल वेव की शक्ल में जाते हैं? क्या मटेरियल पार्टिकल वेव की शक्ल में जाते हैं? जरा चेक तो करें। तो यहां से हमने अब इसको देखना है कि क्या ये मटेरियल पार्टिकल वाकई वेव की शक्ल में जाते हैं कि नहीं जाते। सही है, तो अब सुनिए, यहां से एक बुनियाद बनी है कि जो पार्टिकल है वो वेव की शक्ल में किस तरह ट्रेवल करता है। सही है, अब सुनिएगा, डी ब्रोगली ने क्या कहा? ही एक्सप्लेन्ड दैट एवरी मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो जाए,
with specific velocity have definite wave नेचर, उसकी वेव नेचर भी होती है। मतलब उसने ये कह दिया कि हमारे पास जो एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, किसके साथ जा रहा है, स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल है वो वेव की शक्ल में भी जा रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसे वेव पार्टिकल डुअल नेचर कहते हैं। मसलन मैं थोड़ा सा सिंपल होता हूं। सिंपल में क्या है, देखिए ये लेग पार्टिकल है, वो कहता है इसे फेंको, आपको तो ये पार्टिकल फील होता है ना, लेकिन वो कहता है वेव की शक्ल में भी जाता है। ये डी ब्रोगली ने आके उसे जस्टिफाई करना है। ठीक है, और फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसे वाकई जो है ना वो डिफाइन भी किया, इसे एक्सप्लेन भी किया। तो फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वेव पार्टिकल डुअल नेचर है वो है क्या। वेव पार्टिकल डुअल नेचर का मतलब ये है कि प्लांक्स ने कहा था कि जो लाइट है वो वेव्स की शक्ल में जाती है, ये तो सबको पता है, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स बना के जाती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में जाती है, फोटॉन्स की फॉर्म में जाती है। तो उसे हमने कहा था कि दिस मूव इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। एक बात होगी। दूसरी बात पे आ जाए। दूसरी बात, यही वाला जो वेव वाला कॉन्सेप्ट है, डी ब्रोगली ने क्या किया, उठा के किस पे लगा दिया, पार्टिकल पे, यानी कि मटेरियल पार्टिकल पे। मटेरियल पार्टिकल को फेंक के देखा तो इसने कहा चलो इसे चेक करो, तो अगर वेव पार्टिकल की शक्ल में जाती है तो पार्टिकल को वेव्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। तो वहां पे वेव्स बनी। ठीक है, वो उसने डिस्क्राइब भी की, कैलकुलेट भी की। सही है, अब सुनिएगा, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। तो इसने ये वाला रिलेशन निकालने के लिए इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन दे दिया, डी ब्रोगलीज इक्वेशन के नाम से। ठीक है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन के नाम से। तो हम इसे कहते थे इक्वेशन, द इक्वेशन which give a relationship between wave nature and particle nature of a substance is called डी ब्रोगलीज इक्वेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। और वो था क्या, वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। अब ये है इक्वेशन जो आपको दो चीजें बता रही है। क्या क्या बता रही है, जरा ध्यान से सुन लें। ये बचा लो mv, ये mv किसके बराबर होता है, p के। p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम किस नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को, यानी कि एवरीथिंग विच हैव मास एंड कंटेन वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, यानी कि पार्टिकल है। अगली बात, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा मतलब कि क्या है, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ पार्टिकल की तो नहीं ना होती, ये वेव की होती है। तो ये वाला किसको शो कर रहा है, वेव नेचर को। तो इस तरह ये वाली इक्वेशन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को आपस में क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। वो इनवर्सली है, डायरेक्टली है, वो अदर थिंग है, लेकिन आपस में क्या बता रही है, इसका रिलेशन बता रही है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है जिसकी वेव होगी उसका मैस के साथ रिलेशन होगा, यानी कि मैस ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगी। मैं उसे डिराइव कर देता हूं अभी कि ये आई कहां से है, ये इक्वेशन हमने बनाई कहां से है। ठीक है, तो मैं इसकी पहले थोड़ी सी सिंपल सी डेरिवेशन कर देता हूं कि ये वाली इक्वेशन हमने बना कैसे ली है। ठीक है, ताकि हमें
लॉजिकली बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो। सही है, तो हम लोग इसको अब देख रहे हैं डेरिवेशन को। अब देखिएगा, हमें दो इक्वेशन पता है। हमें एक इक्वेशन पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, ठीक है, और दूसरी हमें पता है एक साइंटिस्ट था फिजिक्स वाला, आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन एनर्जी की हैं। ये दोनों इक्वेशन किसकी, एनर्जी की। देखिए कैसे, क्या मैं कह सकता हूं E इज इक्वल टू एच म्यू, और इसे कहते होते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सही है, ओके। दिस वन लेट्स सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2, क्या दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? ऑब्वियसली यस। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी है। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो जाहिर बात है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फाइनल इक्वेशन बन गई एच म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एच म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब यहां पे तो लैम्डा भी है, वेवलेंथ वाला चक्कर लेके आना है। तो हम कहते हैं जब वेवलेंथ लेके आनी है, वेवलेंथ इसमें इंट्रोड्यूस करवानी है, तो वेवलेंथ कैसे लाएंगे, हमें पुरानी बात थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। वो v इक्वल टू एफ लैम्डा को हम कहते होते थे c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ऐसे ही है। और यहां से ये जो फ्रीक्वेंसी है म्यू, ये c ओवर किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे जब ये इक्वालिटी रखती है तो क्या मैं इसकी वैल्यू लगा सकता हूं इसके अंदर, ये देखें ये म्यू की वैल्यू यहां पे मैं लगाने लगा हूं। मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। तो हम कहते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब हमने पुट की तो ये बन गया जी एच सी ओवर लैम्डा एम सी स्क्वायर, ओके। अब यहां पे अगली बात देखें बच्चा लोग, ये c है और ये c का स्क्वायर है, तो यहां से ये क्या रुख इख्तियार कर जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा उधर ले लें, एम सी स्क्वायर इधर ले आए, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बन गई कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी स्क्वायर। अब सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से ये इक्वेशन हमें डिराइव होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है और यहां पे क्या नाम से बोलते हैं अपना, इधर आता है ना v, इधर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, इसलिए दोनों चीजें जो है ना वो एक ही चीज है। अगर लाइट है तो हम लोग c लिख देते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है तो हम लोग v लिख देते हैं, इसमें कोई जो है वो इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर यूं कहेंगे कि wavelength is inversely proportional to the, इधर हम c आएगा, c स्क्वायर नहीं आएगा, उसकी वजह ये है ना, ये c स्क्वायर से कट जाएगा तो अकेला c आना है, हाँ।
तो एम वी को मिला के क्या कहते हैं, मोमेंटम को। सही है, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है, कि यहां से हमें पता चला कि वेवलेंथ और फोटोन ऑफ लाइट का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, क्योंकि दिस वन इज कॉल्ड मोमेंटम एंड दिस वन इज कॉल्ड लैम्डा। सही है, मैं अगर चीजों को थोड़ा सा नॉमिनेट कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यहां पे कौन सी चीज का क्या नेम है, तो देखिएगा जरा ध्यान से देख लें इस चीज को। मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। लैम्डा क्या चीज है, एच क्या चीज है, एम क्या चीज है और वी क्या चीज है। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं, ये पता होंगी तो ही हम उससे आगे जो है ना वो चल सकते हैं। ठीक है, लैम्डा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रोगली ने जो अपनी इक्वेशन के जरिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ना की थी, वो वाली वेवलेंथ है। तो मतलब कि डी ब्रोगली ने की है, इसीलिए हम लोग डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कह देते हैं। एच सबको पता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है। सही है, उसके बाद एम सबको पता है ये मैस होगा किसका, जो मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, और वी ये वेलोसिटी होगी किसकी, पार्टिकल की। ठीक है, अब ये हमारे पास चार चीजें आ गई। इन चारों में से मैं अगर यूं आपको बताना चाहूं कि इनमें कौन कौन से रिलेशन एक्सपेक्टेड है, उसके बाद मैं इनके कंक्लूजन्स की तरफ आऊंगा। क्या मैं कह सकता हूं, समझो, क्या मैं कह सकता हूं वेवलेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, वेवलेंथ मैस ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं कह सकता हूं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आल्सो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आखिर पे मैं ये भी कह सकता हूं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, एम वी को मिलाएं तो क्या बनता है, मोमेंटम। तो लैम्डा और मोमेंटम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जिस चीज का मैस ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी। वेवलेंथ जरूर होगी लेकिन छोटी होगी लेकिन क्या होगी, स्मॉलर होगी। सही है, अब हमने वेवलेंथ निकालनी है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे, फिर प्रोटॉन की निकालेंगे, फिर बड़े मैस की निकालेंगे, तो चेक करेंगे कि वेवलेंथ निकलती भी है कि नहीं निकलती। यहां तक तो हमें पता है कि वेवलेंथ होनी क्योंकि ये तो किसकी बात है, लाइट की। और यहाँ पे जो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एमसी है, एमसी का मतलब होता है अपना जो बात हो रही है डी ब्रोगली की वो लाइट पर। अगर एम वी आ जाएगा तो किसी पार्टिकल पे आ जाएगी। सही है, अभी मैं उन पार्टिकल्स पे लगाकर देखता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने अब ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाना है। किस पर लगाना है, ये इलेक्ट्रॉन पे लगाना है। सही है, अब मैं कहता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, फिर मैं कहूंगा फॉर प्रोटॉन, फिर मैं कहूंगा फॉर अल्फा पार्टिकल, इस तरह करके मैं चलता रहूंगा। तो सुनिएगा, मैं लिखता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन। सही है, अगर मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वेलोसिटी के साथ चल रहा है और उसकी वेलोसिटी भी हमें पता हो, तो क्या हम उसका मैस भी पता है, बिल्कुल, और हम लोग उसका जो है वो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 110% हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन शेल, पहला शेल होता है विद वेलोसिटी ऑफ 2.18 into 10⁶ meter per second, then its wavelength can be calculated as, कि अगर उसकी वेवलेंथ निकल आती है ना तो इसका मतलब है
कि बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। ठीक है, देखिएगा क्या काम किया है, सुनिए। देखिए वेवलेंथ आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, एच भी पता है, तीनों चीजें पता है। क्या पता है, जरा सुनिए। वेवलेंथ अभी हमने डिसाइड की है कितनी है, 2.18 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हाइड्रोजन के पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का नाम है, याद रखना है। फिर उसके बाद मास 9.1095 into 10⁻31 किलोग्राम। इसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट 6.62 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सही है, ये मैंने वैल्यूज लगाई। ठीक है, जब मैंने वैल्यूज लगाई तो मेरे पास देखिएगा मैंने लिखा जी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर किसके होता है, एम और वी के। अब मैंने एच की जगह एच लगाना है, एम की जगह एम लगाना है, वी की जगह मैंने वी लगाना है। एच की जगह मैंने लिखा 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, m की जगह मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 9.1095 into 10⁻31 kg, और यहाँ पे लिखा 2 पॉइंट वेलोसिटी की जगह लिखा मैंने 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हम करने लगे कि पता तो चले ना, क्या पता चले, पता तो चले ना कि ये वाला जो मास रखता है उसकी स्पीड ये है, क्या उसकी वेवलेंथ होती है कि नहीं। अभी वेवलेंथ चेक कर लेते हैं। जब वेवलेंथ निकाली तो वेवलेंथ निकली 0.33 into 10⁻⁹ मीटर, which is equal to 0.33 नैनोमीटर, which is equal to 3.3 एंगस्ट्रम। ये तीनों वैल्यूज आपको बखूबी इसका अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के साथ भावना रखते हैं उन्हें पता है। क्यों, 10⁻⁹ किसके बराबर है, नैनो के। ठीक है, और 10⁻⁻10 मीटर किसके बराबर है, एंगस्ट्रम के। ठीक है, मैं पॉइंट को मैं इधर ले गया, ये क्या बन गया, 10⁻⁻10 मीटर बन गया, अपना एंगस्ट्रम बन गया। 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रम के बराबर होता है। अब एक्सरे वाला टॉपिक है जो कि आपके टॉपिक में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में हाउ नाउ हम इसकी दे देते हैं ताकि आप लोगों को इसका अंदाजा हो जाए। सही है, ये जो 3.3 एंगस्ट्रम है, ये 0.33 नैनोमीटर है, ये बड़ी स्मॉल है, लेकिन नैनोमीटर कैलकुलेट हो जाती है, पिकोमीटर तक हम कैलकुलेट करते रहते हैं। इसका मतलब है किसी की वेवलेंथ है, हालांकि वो पार्टिकल था। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल में मूव कर रहा है तो वो सर्कल में सिर्फ मूव नहीं कर रहा, वो वेव लाइक मोशन में भी जा रहा है। यहां से ये साबित हो गया, यहां से ये साबित हो गया कि वो सिर्फ मोशन नहीं कर रहा, वो किस में जा रहा है, वेव लाइक मोशन में भी जा रहा है, वेव्स की शक्ल में भी जा रहा है। ओके, यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि इट हैव वेव मोशन। अब सुनिएगा, हम कहते हैं दिस वेवलेंथ कैन बी calculated and fall in X-ray region from वो होती है 0.1 से 20 एंगस्ट्रम तक होती है, 0.1 से 20 एंगस्ट्रम तक होती है। अब इसका मतलब है ये एक्सरेज के बराबर इसकी वेवलेंथ है। इस वेलोसिटी के साथ मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ निकली है वो इतनी निकली है जो कि एक्सरे की रीजन में आती है, और हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से ये साबित हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो वेव की शक्ल में भी मूव करता है। क्यों, उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होती है। क्लियर बात? ओके, इलेक्ट्रॉन के बाद आप प्रोटॉन के लिए आ जाए, यही बात प्रोटॉन के लिए लिख लें।
यहाँ मैंने सी लिखा था ना, सी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया v, क्योंकि ये पार्टिकल है और ये तो हमें पता था ना कि स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को c कहते हैं। अच्छा अब सुनिए, एक प्रोटॉन is moving with same velocity, then its wavelength will be 1836 times smaller than वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो आपने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली है उससे वो 1836 टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ और मास एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दो बातें होंगी। तीसरी बात, अगर यही बात मैं न्यूट्रॉन, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्फा पार्टिकल पे आ रहा हूं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसका मास बढ़ा रहा हूं, मास बढ़ा के देख रहा हूं क्या बड़े मास की भी वेव बनती है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन आपके नजदीक सबसे छोटा पार्टिकल है ना, जो एटम के अंदर भी पाया जाता है सबसे छोटा, तो छोटा पार्टिकल की तो वेव निकल आई है, उससे बड़ा प्रोटॉन है, उसकी 1836 टाइम क्या हो गई है, स्मॉलर हो गई है। ओके, यानी कि 1836 टाइम कम कर देनी इस वैल्यू से, ठीक है जी। ये जो 3.3 एंगस्ट्रॉम है इससे कम कर देनी है। ओके, फिर अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा है कोई बताएगा। देखो अल्फा पार्टिकल में 4 होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए 1836 को 4 से जब देंगे तो 7734 टाइम्स आता है। कितना आता है जी, 7344 टाइम्स। तो यहां पे सुनिएगा, द वेवलेंथ ऑफ alpha particle will be 4 times smaller than proton, इसकी प्रोटॉन से भी 4 गुना कम होगी, and 7344 times less than इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 7344 टाइम होगी। वो कैसे आया वो मैं लिख देता हूं कि 1836 टाइम जो आप कहते हैं ना जरब 4 करो तो आंसर 7344 आता है। आंसर 7344 आता है। के मतलब कहने का कि जो अल्फा पार्टिकल है वो प्रोटॉन से तो 4 गुना बड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से तो 4 गुना का मतलब है प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन के बराबर। 1836 टाइम जरब 4, तो 4 जरब करोगे तो आप ये 7344 टाइम आ जाएगा। ये तो बातें थी अपना डायरेक्टली और इनवर्सली। हम कहते हैं फॉर 1 ग्राम पार्टिकल, हाँ अब बात हुई ना कि आपके पास 1 ग्राम का पार्टिकल है, 1 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, कितने ग्राम का पार्टिकल है, उसको आप लोग अगर किसी वेलोसिटी के साथ फेंकते हो तो चेक करो क्या उसके अंदर वेव्स होती हैं। अगर उसके अंदर भी वेव्स साबित कर दी आपने तो यहां से हमें कंफर्म हो जाएगा कि लॉ भी बावारी वेव पार्टिकल नेचर आपने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब सुनिए, इफ a small stone having mass 1 gram, here 10 raised power minus 3 kilogram, moving with velocity 10 raised power या 10 meter per second, then its wavelength will be calculated by de Broglie's equation। हम उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी था, ठीक है जी। एच कितना है वो आपको पता है, 6.626 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। मैस है कितना, 10 रेज़ पावर माइनस 3 किलोग्राम, और वेलोसिटी है 10 मीटर पर
सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है जी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और साथ में जनाबे वाला ये है, तो अब अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये कितना निकलता है जरा देखें, तो ये आंसर आएगा 6.626 इंटू 10 टू रेज पावर कितनी निकलेगी? देखो ये 10 है, ये 10 है, 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर गया तो ये किसमें चला गया? माइनस में, तो ये 35 हो जाएगा, माइनस 35, ये 3 है, 35 में 3 के 32 हो जाएगा, माइनस 32 मीटर, माइनस 32 मीटर। अब माइनस 32 मीटर, ओह यस, यहां पे देखो कितना मीटर है? 10⁻⁻9 मीटर। -9 तो हमने कहा कोई नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा, -12 तक हो जाता है, -15 हो जाएगा, मतलब लिमिट होती है ना। -32 इट्स वेरी स्मॉल, इतनी स्मॉल है। वो कहते हैं यार ये इतनी स्मॉल है, आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है कि हम कर सकें। तो हम कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ तो है लेकिन इतनी स्मॉल है कि हम किसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बड़े पार्टिकल्स की वेवलेंथ होती है, बड़े पार्टिकल की वेवलेंथ होती है, लेकिन उसे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते तो हम कहते हैं बिगर पार्टिकल हैव नो वेव्स। मतलब ये नहीं कह सकते कि वेव पार्टिकल नेचर उनकी नहीं है, नेचर है लेकिन वो हम लोग बता नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं द वेवलेंथ इज टू स्मॉल दैट इट can't be calculated by any of the trustable instrument, कहते हैं any of the trustable instrument. So we can say that, हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल, मैक्रो पार्टिकल हैव नो वेव। मैक्रो पार्टिकल्स हैव नो वेव्स, यानी कि बड़े पार्टिकल्स की वेव्स नहीं होती, छोटे पार्टिकल्स की वेव्स होती हैं। वेव मैंने आपको पहले बता दिया कि डी ब्रोगली ने यह साबित किया है कि वेव सबकी होनी है, वेव्स सबकी होनी है, छोटे की भी होनी है, बड़े की भी होनी है। देखो छोटे की हमने वेव कैलकुलेट की, निकल आई, उससे थोड़ा सा बड़ा किया 1836 टाइम वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है, और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा किया यानी कि अल्फा पार्टिकल की तरफ गए हम लोग। तो अल्फा पार्टिकल को जब देखा तो उसकी जो अपना थी वो प्रोटॉन से भी 1836 टाइम ज्यादा, अपना 4 टाइम ज्यादा थी, तो हमने कहा 7344 टाइम ज्यादा होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ उतनी ही कम हो गई। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब जरा 1 ग्राम मैस वाले पे आ जाओ। 1 ग्राम मैस वाले का मैस बहुत ज्यादा था, वो 1 ग्राम मैस है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है, 10 मीटर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है। तो उसको जब हमने क्या नाम उसे बोलते हैं वेवलेंथ कैलकुलेट की, तो वेवलेंथ निकली 10⁻−32 मीटर। तो -32 मीटर बहुत स्मॉल थी, इतनी स्मॉल वेवलेंथ हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो जब हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो हम कहते थे फिर बड़े पार्टिकल की वेव करो ही है ही नहीं, करो ही ना कैलकुलेट, होती जो नहीं है, सही है। तो यहां से पता चल गया कि मैक्रो पार्टिकल्स हैव नो वेव। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपने सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना है, मैं बता देता हूं। डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, डेविसन और जर्मर थे, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो क्या नाम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया, ठीक है, किसको फॉल करवाया? इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया। किस पे करवाया? निकल क्रिस्टल पे। जैसे प्रिज्म होता है ना, उसमें से लाइट आती है तो वो डिफरेंट एंगल पे डाइफ्रैक्ट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। उसने इलेक्ट्रॉन को निकल पे मारा, निकल आगे से डाइफ्रैक्ट, अपना इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट हो गए। किसी की वेवलेंथ कम थी, किसी की ज्यादा थी, किसी की उससे ज्यादा थी। क्यों? वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जिसकी एनर्जी कम होगी, स्लो आ रहा होगा, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो बैंड कम होता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो बैंड ज्यादा होता है।
तो वो डाइफ्रैक्ट हो गया। अब डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टीज है? वेव्स की। तो डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन मैंने फेंके हैं ना, उन्होंने डाइफ्रैक्शन शो की है। डाइफ्रैक्शन तो बाबा जी प्रॉपर्टी किसकी है? बताओ ना, किसकी है? वेव्स की है ना। तो वेव्स की है, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं वो वेव शक्ल, वेव नेचर रखते हैं। कंफर्म हो गया। इस पर इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था, लेकिन मिला फिजिक्स में था। ठीक है, लेकिन मिला किसमें था? फिजिक्स में था। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारा वेव पार्टिकल डुअल नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगली कंप्लीट हुआ। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।